हाय। वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैट 2024 स्लॉट 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 22। सो इस सवाल को देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन का सवाल है ये। तो दो आपको इक्वेशंस दी गई हैं, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड x प्लस मॉड ऑफ y माइनस वाई इज इक्वल टू 20, देन x माइनस वाई इक्वल्स। तो देखो, मॉड की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी पर ये सवाल है। मॉड वाली इक्वेशंस को जब हम लोग ओपन करते हैं तो हमें केसेस बनाने होते हैं बेस्ड ऑन, जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें वी नीड टू थिंक कि x ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम इक्वेशन को क्या लिखेंगे, x लेस देन जीरो होगा तो हम क्या लिखेंगे पहली इक्वेशन को, है ना। तो मॉड का कुछ बेसिक चीज अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर आप नोटिस करो तो मॉड के अंदर जब हम कोई पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो मॉड को हटाते हैं तो भी हम 5 लिख सकते हैं। लेकिन मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ -5 के बराबर आती है। यानी कि एक्चुअल में क्या होती है, +5 होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से कि अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में मॉड ऑफ के और के क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू लेस देन जीरो है तो मॉडुलस फंक्शन जो है मॉड ऑफ के, ये माइनस के बराबर होगा। अब इस बहुत बेसिक सी चीज को अगर आप मॉडुलस फंक्शन की जानते हैं तो ये सवाल आपके लिए एक्चुअल में बहुत इजी सवाल होगा, है ना। तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, ये जो दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं इनको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि हम केसेस कैसे बनाएंगे। हो सकता है एक्स एंड वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हो सकता है एक्स लेस देन जीरो हो, वाई पॉजिटिव हो, सेकंड क्वाड्रेंट। हो सकता है एक्स का वैल्यू भी लेस देन जीरो हो और वाई का भी वैल्यू लेस देन जीरो हो, थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक्स इज नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अगर हम केसेस बनाना शुरू करते हैं तो सपोज पहला केस है एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। अब इस केस में जो पहली इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इस केस में मॉड ऑफ x भी x के बराबर होगा। तो आपको मिलता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। और सेकेंड इक्वेशन आपको क्या मिलती है, मॉड ऑफ y की वैल्यू y हो जाएगी तो y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंड आपको मिलता है x इज इक्वल टू 20। अब अगर x 20 है तो y आपको देखो क्या मिल रहा है। अगर हम x को 20 पुट करते हैं तो हमें y क्या मिलता है, 15 माइनस 40 विच इज -25। तो ये तो इनवैलिड है। अब ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि ये जो पॉइंट है क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमारा एजम्पशन क्या था कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेसिस पे इसको सॉल्व कर रहे थे। तो दिस बिकम्स इनवैलिड। अब अगला केस हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट केस क्या बनता है, अगर हम बोलते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो है लेकिन y जो है वो लेस देन जीरो है। अब इस केस में पहली इक्वेशन आपको सेम मिलेगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। लेकिन अब सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, हम मॉड y की जगह लिख सकते हैं -y। तो हम कह सकते हैं सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2y कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिलेगी 5x इज इक्वल टू 50। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10। और अगर x 10 मिल गया है तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, x 10 आप किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं तो हमें y की वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव मिलेगी। 30 माइनस 40 विल बी -10 और -10 को 2 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू हमको -5 मिलती है।
तो ये जो पॉइंट है ये हमारी एजम्पशन से अगर आप नोटिस करें तो ये इस एजम्पशन से क्या है, मैच कर रहा है। तो अगर ये इस एजम्पशन से मैच कर रहा है तो वी कैन डेफिनेटली से कि दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि दो पॉसिबल आंसर हैं इस चीज के, कभी कभी दो भी हो सकते हैं अगर आप मॉड का सवाल सॉल्व कर रहे हो, बट यहाँ पे देखो यूनिक आंसर है। तो हमें फर्दर आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जो रिमेनिंग केसेस हैं वो हमें इनवैलिड मिलेंगे, बिकॉज दिस केस इज कंप्लीटली वैलिड। एक्स ग्रेटर देन जीरो आपको मिल रहा है, वाई लेस देन जीरो आपको मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। हमसे पूछा गया है एक्स माइनस वाई का वैल्यू, सो 10 माइनस माइनस 5 विच इज प्लस का 15, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर नंबर सिस्टम के रिमाइंडर्स टॉपिक का ये सवाल है। बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, जिसने भी रिमाइंडर टॉपिक पढ़ा है उसके लिए। तो रिमाइंडर में आप कई सारी थ्योरम्स भी पढ़ते हैं, और अगर आप थ्योरम्स नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी से भी इस सवाल को कर सकते हैं। हम दोनों ही तरीके देखेंगे। तो पहले नॉर्मल तरीका देखते हैं। तो नॉर्मल तरीके में क्या होता है कि आपको कोई भी बड़ा सा एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो हम कोशिश करते हैं एक्सपोनेंट को धीरे धीरे रिड्यूस करने की। तो अब जैसे इस नंबर को हमने कुछ लिख लिया, सपोज हमने लिख लिया इसको 3 की पावर 3 की पावर 111, मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बेस बन गया 27। अब 27 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 टू जा 22, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की पावर 111 लिख सकते हैं। जरूरी नहीं था कि आप 3 क्यूब ही करते, किसी के माइंड में 3 की पावर 4 आ सकता है, 81 भी लिख सकते हो। किसी के माइंड में 3 का पावर 5 आ सकता है, तो किसी भी तरह से एक्सपोनेंट को कम किया जा सकता है। हमने 3 क्यों लिखा, ताकि वो जो 333 है वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाए। अब आप देखो तो 5 की किसी बड़ी पावर पे आप जा सकते हैं। अब अगर आप नोटिस करें तो हम इसको 5 की पावर में कुछ लिख देते हैं। मान लो आपने 5 का क्यूब लिख दिया, क्योंकि 111 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। अब 125 को जरा 11 से डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आती है, 125 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। तो प्रोसेस ये है, मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ। हाउएवर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम सेकेंड मेथड पे भी आएंगे, बट दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रिमाइंडर्स। तो 4 की पावर 37, अब हम शुरू किए थे 3 की पावर 333 से, और हम पहुंच चुके हैं 4 की पावर 37 पे, यानी कि हम एक्सपोनेंट को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। फर्दर 4 के एक्सपोनेंट्स भी जनरली लोगों को याद रहते हैं, तो आप इसको फर्दर और छोटा कर सकते हो इस सवाल को। अब फॉर एग्जाम्पल हम इस 4 की पावर 37 पे ऐसे आगे बढ़ते हैं। सपोज हमने 4 की पावर 37 है अपॉन 11 है, इसको लिख दिया 4 की पावर 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 12 इंटू 4 अपॉन 11। अब 4 क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 64 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11 इंटू 5 करते हैं तो 65, 11 इंटू 5 करते हैं तो 55 आपको मिलता है, यानी कि 9 बचेगा। तो अगर 9 बचा हुआ है, या आप 11 इंटू 6 66 भी कर सकते हो। 11 इंटू 6 66 करते हो तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आप -2 भी लिख सकते हैं। जिसने भी रिमाइंडर टॉपिक पढ़ा है वो इन बातों से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है ना। बट हम चलो पॉजिटिव के हिसाब से चलते हैं। तो 11 इंटू 5 55 होता है, तो यू में राइट 9 टू दी पावर 12 इंटू 4 अपॉन 11। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, धीरे धीरे एक्सपोनेंट को कम करते जाना है। तरीका कोई भी हो सकता है, कोई 3 की पावर 4 से शुरू कर सकता है रिड्यूस करना, कोई 5 से शुरू कर सकता है ना। अब देखो 9 पे हम पहुंच गए, 9 के भी एक्सपोनेंट आपको याद होंगे। तो 9 के पावर पे हम पहुंच गए। अब इसको हम यहां से आगे क्या लिख देते हैं, देखो तो 9 की पावर 12 है, इसको हम 81 की पावर 6 इंटू 4 बाय 11 लिख सकते हैं। 81 को डिवाइड करोगे 11 इंटू 7 77 होता है, क्या मिलेगा आपको, 4 की पावर 6 इंटू 4 अपॉन 11। तो कितने बड़े नंबर से शुरू किया गया था और कितने छोटे नंबर पे हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब देखो 4 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 6 को आप लिख सकते हो 64 का स्क्वायर इंटू 4 बाय 11।
64 को आप फिर से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? 9। अब फर्दर अगर हम देखें तो 9 स्क्वायर का मतलब क्या है? 81 इंटू 4 अपॉन 11। 81 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 81 को डिवाइड करोगे तो 11 इंटू 7 77 होता है। तो यहाँ पे फिर 4 आएगा, 4 इंटू 4 बाय 11, 16 बाय 11। फाइनली आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 5। तो 5 इज योर आंसर। अब सेकेंड इसका मेथड क्या है, उस पे हम आते हैं। ये तो हो गया कि आपको रिमाइंडर के बारे में अगर कोई थ्योरम नहीं भी पता है तो भी आप इस सवाल को एग्जाम में बहुत ही कम समय में कर सकते थे, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व अ रिमाइंडर क्वेश्चन यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर। अब अल्टरनेटली इसका क्या मेथड है, इसकी हम बात करते हैं। तो आप देखो 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम, एंड a इज अ नंबर which is not a multiple of p, then a to the power p minus 1 divided by p, remainder will be +1। अब ये थ्योरम का मतलब क्या होता है कि अगर हम 11 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी ऐसे नंबर को जो 11 का मल्टीपल ना हो, बिकॉज आप 22 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 33 को करोगे तो 0 आएगा, बट 11 का मल्टीपल छोड़ के आप कोई भी नंबर लेते हो, आप 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, तो अगर उसकी पावर में आप उस प्राइम नंबर से कम वैल्यू रखते हैं, 2 की पावर 10 को डिवाइड करते हैं 11 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 3 की पावर 10 को करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो इस सवाल में भी हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते थे। इस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करते, इसको फर्मेट्स थ्योरम भी बोलते हैं, फर्मेट्स थ्योरम ऑफ रिमाइंडर, तो हम कह सकते थे कि 3 की पावर में अगर हम 10 लिखते, जैसे आपका सवाल था 3 की पावर 333 डिवाइडेड बाय 11, तो अगर आप 3 की पावर में 10 लिखते तो यहां पर वैल्यू क्या आती? 33, और एक 3 क्यूब रिमेनिंग बच जाता। अब हमें पता है बिकॉज ऑफ फर्मेट थ्योरम ये प्राइम नंबर है 11 और हम एक्सपोनेंट में एक कम वैल्यू 10 लिख रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? पहले वाले पार्ट से 1 मिलेगा। 1 की पावर 33 ऑब्वियसली 1 ही होगा। दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है? 27। अब हमें ये वैल्यू तो 1 मिल रही है, और 27 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 2 जा 22 मिलता है, तो फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5। तो आप और जल्दी आंसर पे पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। X and y are real numbers such that 4x square plus 4y square minus 4xy minus 6y plus 3 is equal to 0। और आपसे पूछा गया 4x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तभी वो सॉल्व होंगे। तो लेट्स ट्राई टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन। तो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। यहां पे आपके पास 4y स्क्वायर भी है, माइनस का 4xy है, माइनस 6y है, प्लस 3 है। तो आप देखो तो ये क्या है? ये 2x का होल स्क्वायर है, और यहां पर भी हम देखें तो 2 इंटू 2x इंटू वाई मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपकी काफी मदद कर सकता है। अब अगर देखो तो ये 2x का होल स्क्वायर आपको मिलता है, और यहां पर आपको मिलता है 2 इंटू 2x इंटू वाई। ये 2x का होल स्क्वायर है, और ये वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2x। तो a स्क्वायर एंड 2 इंटू ए, और b की वैल्यू क्या है? y है। ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप देखो तो a स्क्वायर एंड 2ab आपको मिल चुका है, तो अब आपको b स्क्वायर भी चाहिए होगा, यानी कि b स्क्वायर इसमें से मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर देखो क्या होता है? 4x स्क्वायर होता है।
प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा और माइनस का 4xy मिलेगा। अब अगर इसका यूज आप अपने दिए हुए इस सवाल में करते हैं, इस इक्वेशन में करते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, इस पूरे में से ये जो टर्म है ये हमें मिल गया, यहां पर हमें माइनस का 4xy भी मिल गया, बट ये 4y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर आपको मिल गया है। तो अब आप इक्वेशन को चेंज करके लिख क्या सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब हम इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं जो हमें दिया हुआ था, ये जो पूरी चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट दिस। दिस गिव्स यू 2x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। So 2x minus y whole square plus 3 times y minus 1 whole square is equal to 0। अब इस तरह की चीजें आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, आपको कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये वैल्यूज नेगेटिव नहीं मिलेंगी और इनका सम 0 है, तो इसेंशियली इन दोनों वैल्यूज को ही क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू भी 0 होगी और ये वैल्यू भी 0 होगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? x की वैल्यू हमें मिलती है y/2, और दूसरे वाले को आप सॉल्व करते हो तो रिजल्ट क्या मिलता है? y की वैल्यू आपको 1 मिलती है। तो अगर y 1 है, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको x क्या मिलेगा? 1/2 मिल जाएगा। अब इस सवाल में आपसे जो पूछा गया है उस वैल्यू पे हम लोग आते हैं। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y। तो सिंपली अब वैल्यूज पुट करना है। 4 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1 विच इज 7। तो your answer should be 7। So an easy question if you are able to factorize this particular equation। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये भी अलजेब्रा का सवाल है। x प्लस 6√2 की पावर 1/2 माइनस x माइनस 6√2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2√2। तो अब देखो, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो जो एक्सपोनेंट में 1/2 लिखा है पहले तो उसको हमें कुछ भी करके रिमूव करना होगा। ये बात तो आपके माइंड में आनी ही चाहिए। और ये जो 1/2 है इसका रिमूवल तभी हो सकता है जब हम इनका स्क्वायर कर दें। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो इस एक चीज को हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन a माइनस b। एक चीज को हमने a मान लिया, एक को b मान लिया, तो a माइनस b का आप होल स्क्वायर कर रहे हो तो आपको a स्क्वायर मिलेगा, यानी कि इस पहले वाले टर्म का स्क्वायर मिलेगा, जो कि क्या होगा? x प्लस 6√2 प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर मिलेगा, तो प्लस x माइनस 6√2 और प्लस a इंटू बी मिलेगा। तो जो a इंटू बी करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? x प्लस 6√2 x माइनस 6√2 और पावर में हो जाएगा 1/2, और दूसरी तरफ 2√2 का स्क्वायर आप कर दोगे। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 6√2 एंड माइनस का 6√2। तो व्हाट यू गेट? यू गेट 2x एंड प्लस आपको इसके बाद जो वैल्यू मिलती है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का इक्वेशन है। तो यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 6√2 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा 36 इंटू 2 विच इज 72 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे 2 भी आएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 भी आएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं?
2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 2 से कैंसिल करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी? x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 72 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 4। अब अभी भी यार देखो ये 1/2 है, तो ये 1/2 भी हमें कैंसिल करना है। तो अब हम फिर से स्क्वायर करेंगे, लेकिन स्क्वायर करने के पहले एक्स स्क्वायर माइनस 72 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एक चीज यहां पे और आपको करेक्ट करनी होगी, आई थिंक ये साइन, यहाँ पे साइन माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी साइन क्या है? माइनस है। ए माइनस बी का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हमें लिखना होगा। तो ये साइन माइनस होगा, यहाँ पर ये साइन माइनस होगा, और यहाँ पर भी ये साइन माइनस होगा। लेकिन अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलनी है। अब अगर आप फिर से स्क्वायर करते हो दोनों तरफ, तो एक तरफ आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 72, और दूसरी तरफ आपको मिलेगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अगेन देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें एक्स स्क्वायर को ऑब्वियसली हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको वैल्यू मिलती है 8x इज इक्वल टू 72 प्लस 16 विच इज 88। तो वी कैन से वैल्यू ऑफ x इज 11। तो इसको मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रेट नहीं करूंगा, प्रोवाइडेड आप अलजेब्रिक कैलकुलेशन में थोड़ा ठीक हो। इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इस सवाल में काफी सारी लैंग्वेज है, देखते हैं किस टॉपिक का क्वेश्चन है। रीड करते हैं इसको क्विकली। P, Q, R एंड S आर 4 टाउन्स, 4 शहर हैं। वन कैन ट्रेवल बिटवीन P एंड Q along 3 डिफरेंट पाथ्स। तो रूट्स एंड नेटवर्क टाइप का सवाल है, तो इसमें जनरली आप डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। P से Q जाने के 3 डिफरेंट रास्ते हैं, तो हम इन पॉइंट्स को अगर लिख लें तो हम लोग अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। तो देखो, P से Q जाने के 3 रास्ते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका P, और यहाँ पे कोई पॉइंट है Q। तो P से Q जाने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट रास्ते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, Q से S जाने के 4 रास्ते हैं, और P से R पे जाने के भी 4 रास्ते हैं। तो इसको भी हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो Q से S पे जाने के, अब मान लो S कोई पॉइंट है, तो Q से S पे जाने के जो रास्ते हैं वो 4 हैं, और P से R पे, R भी कोई पॉइंट होगा, P से R पे जाने के रास्ते जो हैं वो भी 4 हैं। ये भी आपको सवाल में दिया हुआ है। अब फर्दर क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी है देखते हैं। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली है। देयर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन P एंड S। तो देखो, P से S का रास्ता अभी तक हमने कोई बनाया भी नहीं है, और आगे भी बनने वाला नहीं है, डायरेक्ट रास्ता है ही नहीं। While there are few direct paths between Q and R, तो Q और R के बीच में रास्ते हैं, कितने हैं ये नहीं बताया है, बट फ्यू लिखा हुआ है। बिटवीन R एंड S, तो R और S के बीच में भी रास्ते हैं। तो अब पहले इन दो बातों को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है कि Q से R के बीच में रास्ते हैं, कितने हैं मालूम नहीं, तो हम इस नंबर को कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लेते हैं A रास्ते हैं। दूसरी बात आपको बताई गई है कि R और S के बीच में भी रास्ते हैं, कितने हैं नहीं मालूम, बट रास्ते हैं, तो हम मान लेते हैं यहां पर B रास्ते हैं। अब आपको फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दी गई है उसको रीड करते हैं। वन कैन ट्रेवल फ्रॉम P टू S। तो P से S का जो ट्रेवल है वो कैसे हो सकता है? डायरेक्ट तो कोई रास्ता नहीं है, तो वाया Q हो सकता है, वाया R हो सकता है, वाया Q फॉलोड बाई R हो सकता है, और इस केस में टोटल 62 पॉसिबल वेज मिलते हैं। तो ये देखो, अब काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें। तो हमें बताया गया है कि अगर हम P से S जाना चाहते हैं, P से हम लोग किधर जाना चाहते हैं? S जाना चाहते हैं।
तो अब हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप P से S डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप वाया Q जाते हैं, तो आप देखो P से S जाना है वाया Q, तो आप यहां पे नोटिस करिए कि आपको P से Q जाने के रास्ते मिलते हैं कितने, 3, और Q से S जाने के मिलते हैं 4। तो यहां आप कितने कॉम्बिनेशंस बना पाओगे, 3 इंटू 4, तो हमें 12 तरीके मिलेंगे। अब अगली बात यहां पे क्या लिखी हुई है, देखिए अगली बात यहां पे लिखी हुई है कि अगर आप वाया Q जाते हैं तो साथ में आप वाया R भी जा सकते हैं। अब वाया R अगर आप जाते हो तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर हम वाया R जा रहे हैं तो हमें P से R जाने के 4 तरीके मिलते हैं और R से S पे जाने के भी मिलते हैं। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, दिस वैल्यू वुड बी 4 इंटू बी, तो 4b। एंड फाइनली क्या लिखा हुआ है सवाल में, देखिए फाइनली लिखा हुआ है कि हम वाया Q फॉलोड बाई R जा सकते हैं। तो अभी आप वाया Q जा रहे हैं और फॉलोड बाई R, फॉलोड बाई R जा रहे हैं। तो अब आपको जो तरीके मिलने वाले हैं वो कितने होंगे जरा देखिए। अब आप पहले P से Q जाते हैं, P से Q जाने के कितने, 3 तरीके हैं। Q से R पे जाने के कितने, A तरीके हैं। और R से S पे जाने के कितने तरीके हैं, B तरीके हैं। तो ये वैल्यू आपको मिलती है 3AB। और इन तीनों का जो टोटल सम है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 62 पॉसिबल वेज, 62 पॉसिबल वेज। तो हमें यहां से एक इक्वेशन मिल जाती है कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो दिस वैल्यू शुड बी 62। इधर नोट कर लेते हैं। तो यू गेट 12 प्लस 4b प्लस 3ab इज इक्वल टू 62। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाती है, आप लिख सकते हैं इसको 4b प्लस राइस ऑफ ab इज इक्वल टू 50। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन जो इस सवाल में दी गई है उसको रीड करते हैं। वन कैन ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम Q टू R इधर डायरेक्टली। तो अगर हम Q से R डायरेक्टली ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो तरीके हैं वो कितने, A वाया P जा सकते हैं, वाया S जा सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ वेज हमें दिए गए 27। तो अब 27 हमें टोटल नंबर ऑफ वेज दिए गए। तो अगेन देखो इस सवाल में अगली इक्वेशन हमारी जो बनने वाली है वो किसके लिए बनने वाली है, अगर हम जा रहे हैं किधर, Q से R जा रहे हैं। तो देखो Q से अब हम R जा रहे हैं। अब अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं Q से R तो हमारे पास तरीके कितने होंगे, A। अगर हम जा रहे हैं वाया P, अगर हम Q से R जा रहे हैं, इस Q से हम जा रहे हैं R, वाया P जा रहे हैं, तो Q से R वाया P जाने का तरीका हमारे पास कितना होगा, 3 इंटू 4, 12 तरीके आएंगे। और आगे लिखा है कि हम Q से R जा रहे हैं वाया S, तो हम S के थ्रू जा रहे हैं। तो Q से S जाने के 4 तरीके हैं और S से R जाने के B तरीके हैं। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 4B। अब इन तीनों का जो सम है वो आपको बताया गया है कितना, 27। तो यहां से आपको एक और इक्वेशन मिल जाती है जो आपको क्या बताती है कि A प्लस 12 प्लस 4B इज इक्वल टू 27। तो वी कैन से A प्लस 4 ऑफ B इज इक्वल टू 15। अब ये दो इक्वेशन है A और B में, तो ऑब्वियसली हम A या B की वैल्यू जो भी पूछी गई है निकाल सकते हैं। हम लोगों से इस सवाल में क्या पूछा गया है उस पे आते हैं। सो वी हैव बीन आस्क्ड द नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ्स बिटवीन Q एंड R। तो Q से R के बीच में जो वैल्यू हमने एज्यूम करी थी दैट वाज A, तो हमें A का वैल्यू निकालना है। तो हम सब चीज को A के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं A का वैल्यू क्या होगा, 15 माइनस 4B। A का वैल्यू क्या होगा, 15 माइनस 4B होगा, या B का वैल्यू क्या होगा, 15 माइनस A अपॉन 4 होगा। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के बेसिस पे। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन मिल जाएगी क्वाड्रेटिक टाइप की, है ना। तो क्या मिलेगा जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा इस एरिया को इरेज कर रहा हूं, चार्ट वाले एरिया को। अब हमें केवल इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए व्हाट वी कैन से, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
यहाँ पे आप 4b की जगह पे, ये जो 4b है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 15 माइनस ए, और उसके बाद 3a लिखा हुआ है, और b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस ए अपॉन 4 इज इक्वल टू 50। टू सॉल्व दिस इक्वेशन हम लोग को थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, सॉल्व करते हैं। तो 60 माइनस 4a प्लस 45a माइनस 3a स्क्वायर is equal to 200. So finally this equation becomes 3a square minus 41a plus 140 is equal to 0. अब 140 और 3 आप इजीली इसको फैक्टराइज कर पाओगे। 140 इंटू 3 कितना होता है, 420, 420। 420, 20 और 21 से 420 बन जाता है, तो आप 20 और 21 में ब्रेक कर सकते हो। 3a स्क्वायर माइनस 21a प्लस 20a प्लस 140 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हमारी इक्वेशन जो बन रही है, सॉरी यहां पे माइनस लिख लेना, ये प्लस नहीं होगा। अगर आप 3a कॉमन लेते हैं तो दिस पार्ट वुड बी a माइनस 7, और माइनस 20 कॉमन लेते हो तो अगेन द नेक्स्ट पार्ट वुड बी a माइनस 7। तो आपको मिलता है 3a माइनस 20 एंड a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो a का एक वैल्यू आता है 20/3 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 20/3 इज नॉट एन इंटीजर। तो वी कैन से कि a का वैल्यू आपको मिलेगा 7। तो 7 इज योर आंसर। आंसर क्या होगा, 7। सो आई वुड नॉट रेट इट एज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको ठीक ठाक रूट्स को बनाने में भी समय लगेगा, सॉल्व करने में भी समय लगेगा। तो डेफिनेटली ये वाइल राइटिंग द एग्जाम फर्स्ट राउंड में जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, तो उसमें अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन डेफिनेटली ये नहीं है। फर्स्ट राउंड में आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और फिर जो आपके पास समय बचता है उसमें आप नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। तो डेफिनेटली नॉट अ क्वेश्चन जिसको कि आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। A vessel contained a certain amount of a solution of acid and water. When 2 liters of water was added to it, the new solution had 50% acid concentration. तो concentration का मतलब होता है कि जो acid है वो total में कितना है। तो total में अगर acid 50% है तो obviously water भी क्या होगा, 50% होगा। When 15 liter of acid was further added to this new solution, the final solution had 80% acid concentration. The ratio of water and acid in the original solution was. तो merely reading this question suggest कि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा सवाल है अगर आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस में है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो वाटर था वो W था, जो एसिड था वो A था, तो अब यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई गई। ये तो इनिशियल हो गया, ये उसकी क्वांटिटी थी। अब आपको एक बात सबसे पहली बताई गई है कि आप ऐड करने वाले हैं कितना, 2 लीटर वाटर, यानी कि W+2 करने वाले हैं। तो एसिड तो चेंज होगा नहीं, वो इतना ही रहेगा। अब आपको बोला गया कि अब एसिड 50% हो जाता है, तो अगर एसिड 50% हो जाता है तो जो वाटर है बचा हुआ वो भी तो 50% होगा, यानी कि ये रेशियो आपको क्या मिलेगा, 1/1। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। आपको क्या रिलेशन मिलेगा, A इज इक्वल टू W+2, या हम कह सकते हैं A माइनस W इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब अगली बात क्या लिखी गई है, थर्ड राउंड में आपने क्या किया, अब आपने इस वाले सॉल्यूशन में ऐड कर दिया है कितना, 15 लीटर एसिड ऐड किया। देखो क्या लिखा है,
when 15 liter of acid was further added to this new solution. तो अब अगर आप 15 लीटर ऐड करते हो एसिड, तो वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, A+15 हो जाएगी। अब आपको बोला गया है कि जो कंसंट्रेशन है वो 80% हो जाता है, मतलब एसिड हो जाता है 80%, तो ऑब्वियसली वाटर कितना होगा 20%, तो रेशियो क्या आएगा 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है 4 टाइम्स W + 8 इज इक्वल टू A+15। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 4W - A इज इक्वल टू 7। नाउ यू हैव टू वेरी वेरी बेसिक लीनियर इक्वेशंस। अब ये इतनी बेसिक लीनियर इक्वेशंस हैं कि इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। केवल सिंपली आप दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पे आपको वैल्यू मिलती है थ्राइस ऑफ W इज इक्वल टू 9। तो W का वैल्यू आपको 3 मिलता है, और किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप इस वैल्यू को रख देते हैं तो आपको A का वैल्यू मिल जाता है 5। अब इस सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, नोटिस करिए, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो भाई ओरिजिनल सॉल्यूशन में वाटर और एसिड का रेशियो यही वाला था जो हमने इनिशियली माना। तो वाटर आपको निकल करके आया है 3 एंड एसिड इज 5। तो थोड़ा अलर्ट रहने की भी जरूरत होती है, क्योंकि देखो 3/5 भी ऑप्शन में दिया है और 5/3 भी दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, दिस वन। एंड फाइनली कैट 2022 के स्लॉट 2 के आखिरी सवाल पे हम लोग पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो देखो सवाल में पहले से ही मेंशन है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो देखो कितना अच्छा सा सवाल है, दिखने में भले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या डिफरेंट दिखे, बट आप लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, तो आमतौर पे सबसे पहली सीरीज जो आप इनफाइनाइट में पढ़ते हो, जिसका सम आप आसानी से निकाल सकते हो, वो होती है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसके सम के लिए फॉर्मूला होता है A/1 - R। ए होता है पहला टर्म और आर होता है कॉमन रेशियो। और ये कब आप निकाल सकते हो सम, जब कॉमन रेशियो आपको -1 से +1 के बीच में मिल रहा हो। इस तरह की चीज हर कोई अलजेब्रा में प्रोग्रेशंस नाम के टॉपिक में पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं हिंट तो पहले ही सवाल में दिया हुआ है। हाउएवर अब इन टर्म्स को जरा हम 1 बाय 1 ब्रेक करके प्रोग्रेशन को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको ब्रेक करोगे इस पहले टर्म को, तो क्या लिखोगे, 1/5 इंटू 1/5 से आपको क्या मिलेगा, यू गेट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/5 इंटू 1/7। अब हम अगले टर्म को ब्रेक करने जा रहे हैं। तो देखो 1/5 स्क्वायर को 1/5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपको मिलेगा 1/5 की पावर 4 माइनस 1/5 स्क्वायर और 1/7 स्क्वायर। इसके बाद अगर हम थर्ड टर्म को देखें ध्यान से, तो थर्ड टर्म को ओपन करने पे आपको अगेन दो टर्म्स मिलेंगे। 1/5 क्यूब को 1/5 क्यूब से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो गेट 1/5 की पावर 6 माइनस 1/5 क्यूब इंटू 1/7 क्यूब। तो नाउ इफ यू नोटिस ये दो अलग अलग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं। एक तो ये वाले टर्म्स को आप ध्यान से देखिए, तो जो पहली सीरीज बन रही है ये बन रही है 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 6 एंड सो ऑन। तो एक इनफाइनाइट जीपीएस के सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो पहला टर्म क्या है, देखो 1/5 का होल स्क्वायर है, यानी कि 1/25 है, और कॉमन रेशियो भी इवेंचुअली सीरीज का वही है 1/25 ही है। तो नीचे आप 1 माइनस 1/25 लिखेंगे, तो दिस वैल्यू वुड बी नथिंग बट 25/24। नाउ वी हैव अ लुक ऑन द सेकेंड सीरीज। तो सेकेंड सीरीज देखो आपको क्या मिलती है, पहला टर्म है 1/5 इंटू 1/7, दूसरा टर्म आपको मिलता है 1/5 इंटू 1/7 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये जो टर्म आपको मिला था पहला,
और दूसरे में दोनों स्क्वायर में थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा टर्म आपको क्या मिलता है, 1/5 इंटू 1/7 का क्यूब एंड सो ऑन। तो इस सीरीज में अगेन आप a/1 माइनस आर लगा सकते हो। पहला टर्म आपको सीरीज का क्या मिलता है, 1/35, और कॉमन रेशियो अगेन आपको 1/35 मिलता है, तो 1 माइनस 1/35। तो दिस वैल्यू वुड बी 35 डिवाइडेड बाई 34। अब ये जो सेकेंड सीरीज है, इसको आपको फर्स्ट सीरीज में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, जरा देखिए। योर आंसर शुड बी 25/24 माइनस 35/34। तो इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। देखो क्या वैल्यू मिलेगी, 25 इंटू 34 माइनस 35 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 34। अब देखो ये नंबर में कुछ ट्रिक दिख रही है जल्दी कैलकुलेशन करने की। तो अगर हम 25 को 24 प्लस 1 पढ़ें, तो पहले वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 34 एंड प्लस 34। दूसरे टर्म में जो 35 लिखा हुआ है, अगर हमने इसको 24 प्लस 1 पढ़ा, तो इस तरीके से लिख सकते हो। और दूसरे टर्म में अगर आप 35 को 34 प्लस 1 पढ़ लो, तो आप लिख सकते हो माइनस का 34 इंटू 24 एंड प्लस 24 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 34। तो अब आप देखो ये वैल्यूज आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाता है, 34 और 24 का आप डिफरेंस लोगे, सॉरी ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये माइनस में है। तो जब आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 34 माइनस 24 वुड बी 12 डिवाइडेड बाई, सॉरी 34 माइनस 24 वुड बी 10 एंड 10 इज डिवाइडेड बाई 24 इंटू 34। सो दिस वैल्यू वुड बी, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर में 5 मिलना चाहिए। तो आप देखो ऐसा एक ही ऑप्शन है, नहीं दो ऑप्शन है, 408 भी है और 816 भी है। तो आप निकाल दो, 12 इंटू 34 करोगे तो क्या मिलेगा, 12 इंटू 34 इज 360 प्लस 48, दिस वुड बी 408। तो 5/408 इज योर आंसर। सो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन इजिली कर लेते हैं कि ये सीरीज कौन सी है, तो ये आसान सा सवाल है। तो आज के सेशन में हम लोग कैट 22 स्लॉट 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले यूट्यूब वीडियोस पे, इस चैनल पे आपको कैट 24 के स्लॉट 3 के सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।